नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ वो देश के अलग अलग कोने में सत्ता पक्ष के लोगों के लिए अलग तरह से देखने का नजरिया था। विपक्ष में जो लोग थे जो सत्ता का विरोध कर रहे थे या कहें कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे, वो इस आंदोलन को अलग रूप में देख रहे थे। और सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया के अलग अलग कोनों से इस आंदोलन पर नजर जरूर थी। चाइना और अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों की तो विशेष तौर से नजर थी। आज मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण 7 बातें बताऊंगा जिससे आपको आंदोलन की असली सीख क्या है। वो सीख एक जनता के रूप में आपके काम की हो सकती है, वो एक सीख किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति के तौर पर पब्लिक मूवमेंट को ऑडिट करने के तरीके के रूप में हो सकती है, और वो सीख एक सरकार के रूप में भी हो सकती है। इन 7 बिंदुओं पर बात करूंगा, बारी बारी से आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक आपसे अनुरोध जरूर है कि पॉलिटिकल पंचायत के इस नेशनल पेज पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसको ज्वाइन करके हमारी जो राष्ट्रीय हितों से जुड़ी इस पत्रकारिता को सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण अगर इस आंदोलन से कुछ सीख है तो यह है कि बीते 2 सालों में भारत सरकार को कंट्रोल करने की अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा। वो कंट्रोल कई तरीकों में है। मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ अमेरिका चाहता है कि उसका खुलकर समर्थन किया जाए। अमेरिका जो ट्रेड डील चल रही है उस ट्रेड डील पर अमेरिका चाहता है कि उसकी मर्जी से जैसा वो चाहे वैसी ट्रेड डील पर भारत साइन करे, जबकि भारत पिछले 2 साल से अमेरिका से ट्रेड डील पर बात कर रहा है। अमेरिका से ट्रेड डील पर बात शुरू होने के बाद में जिन देशों के साथ हमारी ट्रेड डील पर वार्ता शुरू हुई थी वो वार्ता पूरी भी हो चुकी है, ट्रेड डील पर साइन भी हो चुके हैं। और यहां तक कि अमेरिका के जो सब इंपॉर्टेंट पार्टनर थे, यूरोप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों के साथ भी, नॉर्वे जैसे देशों के साथ भी भारत फ्री ट्रेड डील साइन कर चुका है। तो अमेरिका उस जो इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड है उसको कंट्रोल करने के लिए या तो झुकाए या फिर इस सरकार को हटाए, उसको लेकर पूरी ताकत लगाए हुए हैं। इस आंदोलन में किस तरीके से दिपके पिछले 2 साल से अमेरिका में था, वहां पूरी योजना बनती है, फिर भारत आकर के एक आंदोलन लॉन्च किया जाता है, ये सारी कहानी आपके सामने है। ध्रुव राठी का इस आंदोलन में अभिजीत दिपके और रांका और इन सबसे क्या कनेक्शन सामने आया वो भी आप सबको पता है। तो इस आंदोलन के खत्म होने के बाद में एक बात तो समझ आ गई, अमेरिका ने अब तक बांग्लादेश, नेपाल, तमाम देशों में, पाकिस्तान में जो इमरान खान को हटाने का ऑपरेशन था, जिस देश में अपने विरोधी, अभी जापान का प्रधानमंत्री बदला है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जिसने अमेरिका को ईरान पर हमले करने के लिए एक बेस जो यहां पर सेशल्स के पास में है हिंद महासागर में, वो नहीं दिया था, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बदल दिया। अमेरिका दुनिया के अंदर राज करने वाले देशों में अपनी मर्जी, उसके खिलाफ जो जाता है उसको बदल देता है। कुछ देशों को छोड़ दे, चीन में नहीं बदल पाता है, रूस में नहीं बदल पाता है, ऐसे कुछ देशों में, और अब उस कतार में भारत भी शामिल हो गया है। सीजेपी के आंदोलन की एक बड़ी सीख यह है कि अमेरिका भी अगर पूरी ताकत लगा दे और ये 2 लोग अगर अपनी पूरी स्ट्रेटेजी अपना ले, अजीत डोभाल और अमित शाह की, तो अमेरिका के आंदोलनों को, अमेरिका की रणनीतियों को, अमेरिका के गेम प्लान को भी फेल किया जा सकता है। यह सबसे पहली सीख है। दूसरी इंपॉर्टेंट सीख क्या है कि देखिए, जब युवा कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर या फिर अपने अपने अग्रेशन को लेकर के जब सड़कों पर थे ना, तो लोगों को लगता था कि युवा बीजेपी के अब खिलाफ हो गया जो पहले साथ में था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा, 2014 से 2020 तक जो युवा बीजेपी के साथ था वो अब 35 साल की उम्र को पार कर चुका है। एक पैटर्न रहता है, जब किसी व्यक्ति में राजनीति, शासन, प्रशासन की समझ विकसित होती है, वो उस समझ के विकसित होने के जो प्रारंभिक 8-10 साल होते हैं उसमें जिसको भी राज करते देखता है उसे लगता है कि मेरे जीवन की या इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं उसका जिम्मेदार ये हैं। जैसे 2000 या कहें कि 2002 से लेकर के 2014 तक देश में जितने भी युवा बने, इस जो 12-15 साल के टाइम पीरियड के अंदर जो युवा बने थे 20-25 करोड़, उन युवाओं ने उस दौर में कांग्रेस को राज करते हुए देखा। जिनकी राजनीतिक चेतना जागृत हुई, शासन प्रशासन की समझ विकसित हुई इन 10-12 सालों में। ऐसा नहीं कह रहा हूं इन 10-12 सालों में जो जन्मे वो नहीं, जिनका जन्म मान लो अगर 2003-4 में जिनकी राजनीतिक समझ विकसित हुई, उनका जन्म लगभग 1990-92 के आसपास जन्म हुआ होगा। तो
इस टाइम पीरियड में जिसने भी राजनीतिक समझ और चेतना जागृत हुई उसने राज करते हुए किसे देखा? कांग्रेस को देखा। तो इस पूरी पीढ़ी में जो 2014 से 2014-15 तक, 2002 से लेकर 2014-15 तक युवा बना नया, उसको लगा कि मेरे जीवन की और देश की तमाम समस्याओं के लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, लिहाजा वो सारा का सारा युवा गया बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ। अब जो 2014-15 के बाद में जिन लोगों ने पहले के राज नहीं देखे, जिन्होंने कांग्रेस का राज नहीं देखा या उससे पहले के राज की समझ नहीं है, क्योंकि आज के दौर में क्या रील बहुत ज्यादा देखते हैं और रील में कभी भी पूरी हिस्ट्री समझ में नहीं आती है, टॉप 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 कहीं 30-30 सेकंड की बातें समझ में आती है। तो 2014-15 से लेकर के अभी 2026 तक जितना भी नया युवा बन रहा है, नया युवा का मतलब जिनकी नई राजनीति, पहली बार वो अपने जीवन काल में किसी को राज करते देख रहा है, पहली बार अपने जीवन काल में वो किसी शासन व्यवस्था को देख रहा है, उसकी खामियों को देख रहा है, तो उसे लगता है कि इनके राज में ही सबसे ज्यादा खामियां हैं, पहले वालों के शायद ऐसी नहीं थी, क्योंकि पहले वाले तो भाषण देते हैं और भाषणों पर लोग विश्वास कर लेते हैं। तो जो इस कालखंड की जो युवा पीढ़ी है वो बीजेपी के टोटल खिलाफ हो गई है, क्योंकि उसने इसी का राज देखा है। तो इस आंदोलन से एक सीख बड़ी यह है कि जो युवा होता है, हर दौर की नई बनने वाली युवा पीढ़ी उस दौर की सत्ता से नाराज होती है। तो यह एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझ लीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक मैंने ट्वीट किया था कि अगर हम इन आंकड़ों पर विश्वास करते हैं तो युवा एक पॉलिटिकल टूल है। अब आज भी जो लोग बीजेपी पर नजरें गड़ाए हुए हैं या फिर कहें कि युवाओं पर नजरें गड़ाए हुए और उनको लगता है हम ही युवाओं की असल आवाज है, नहीं। दरअसल आज देश के अंदर 18 साल से लेकर के 26-28 साल तक की उम्र के 30 करोड़ युवा हैं। कितने युवा हैं? इस गणित को समझना कि ये जो जेनजी वर्ल्ड के पीछे जो ये पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी है वो किस गेम के तहत खड़े हैं। वो सिर्फ राजनीतिक गेम है और राजनीति एक बिजनेस है, और जब मैं बिजनेस की बात करता हूं तो युवा एक प्रोडक्ट बन चुका है पॉलिटिकल पार्टियां और पॉलिटिशियंस के लिए। कितने युवा हैं? 30 करोड़ है। अब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी या तमाम विपक्षी दलों को यह लगता है कि अगर इन 30 करोड़ लोगों को हम अपने साथ में ले लेते तो 2029 में हम बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। गेम सिर्फ इतना है, न तो एजुकेशन सिस्टम की उनको दिक्कत है, न युवाओं के हितों की कोई प्रॉब्लम है। उनको भी पता है हम भी युवाओं के सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, रोजगार और ये सब समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। गेम सिर्फ 30 करोड़ वोटर का है। 30 करोड़ वोटर का आंकड़ा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूरे देश में 23.60 करोड़ वोट ही मिले थे। कांग्रेस को पूरे देश के अंदर 13 करोड़ के आसपास वोट मिले थे और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी संसद में जो समाजवादी पार्टी है उसको 2.95 करोड़ वोट ही मिले थे। तो सोचो कि 30 करोड़ का आंकड़ा कितना बड़ा है। एक देश में राज करने वाली पार्टी को मिले देश के कुल वोटों से भी ज्यादा का है। खेल सिर्फ इन 30 करोड़ लोगों को अपने साथ में लेने का है, इसके अलावा कोई खेल नहीं है। चौथी सीख यह है कि 2016 के बाद में अमेरिका जैसे देशों ने जो ग्रोइंग विकासशील जो देश थे उनके अंदर सोशल मीडिया कंपनियों को बहुत ज्यादा, अपनी सोशल मीडिया कंपनियों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है, फ्री एक्सेस दिया है। आप और हम फेसबुक वगैरह तमाम प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है। उसके जरिए क्या हुआ है, सोशल मीडिया कंपनियों को किताब वर्सेस रील में कन्वर्ट कर दिया है। आज के दौर में एक सीनियर पत्रकार है पलकी शर्मा, उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि जिस दौर में रील्स किताबों को रिप्लेस कर चुकी हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम टीचर बन चुका हो, तो उस दौर में युवा अनअवेयर, अनएजुकेटेड, क्योंकि जो रील से छोटा छोटा नॉलेज मिलता है वो पर्याप्त नॉलेज नहीं होता। और आज हमारी युवा पीढ़ी के साथ में नए बने जेनजी युवाओं के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रील से बने परसेप्शन को ही अपना परसेप्शन बना लेते हैं और फिर उसी परसेप्शन के आधार पर अपने देश को, अपनी सरकार को, अपनी व्यवस्थाओं को, अपने लोकतंत्र को ऑडिट करते हैं। मैं लोकतंत्र पर फिर किसी दिन बहस करूंगा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र भारत का है, लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कैसे अपने हितों के हिसाब से नैरेटिव समय समय पर बिल्डअप करता है और भारतीय लोकतंत्र को एक कमजोर और खामियों से भरा हुआ लोकतंत्र बताता है। इस पर डिटेल में कभी और बात करेंगे। तो किताब वर्सेस रील के युद्ध में नई पीढ़ी को राष्ट्रीय खतरे में कन्वर्ट किया। और यह बात पलकी शर्मा ने भी कही है कि जिस दौर में रील किताबों को रिप्लेस कर चुका हो, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम टीचर बन चुका हो, उस दौर में नई
जो युवा जनरेशन है, अनअवेयर युवा पीढ़ी है, वो राष्ट्रीय खतरे में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि रील्स किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो ध्रुव राठी जैसा विदेशों में कहीं बैठ करके भी भारतीय शासन और समाज व्यवस्था पर एक्सप्लेनेशन कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात है जो सत्ता पक्ष अपने हिसाब से ऑडिट कर सकता है, विपक्ष अपने हिसाब से ऑडिट कर सकता है, वो ये कि कांग्रेस को आंदोलनों की एक भूमिका मिली है। सीजेपी के प्रोटेस्ट से एक बात तय हो चुकी है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दों पर बड़े आंदोलन खड़े हो सकते हैं, जो कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों के लिए राहत की बात हो सकती है। लेकिन यहां चिंता की बात यह है कि जो एंटी बीजेपी वोटर है, वो सीजेपी जैसे नए प्लेयरों के मैदान में आने से बंटवारा हो सकता है, जिससे 2029 में भी फायदा कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को न मिलकर के जब एंटी बीजेपी वोट डाइवर्ट होगा, डाइवर्ट के नए जो ग्राउंड्स तैयार हो गए हैं, तो फिर फायदा अल्टीमेट बीजेपी को होगा। इसके दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। देखिए, पिछले कुछ समय से आपने एक चीज देखी होगी कि जनता में बीजेपी को लेकर गुस्सा था। अब उस गुस्से का कहीं ना कहीं फूटना होता है। एक बार जब गुस्सा फूट जाता है ना, तो थोड़ा सा इंसान रिलैक्स फील करता है। जनता में भी एंगर था। सीजेपी के इस प्रोटेस्ट के बहाने युवाओं का गुस्सा फूटा, और जब गुस्सा एक बार फूट जाता है तो अगले कुछ समय के लिए वो जिसके अंदर भी गुस्सा होता है वो शांत होता है। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी के लिए एक राहत भरी बात यह है कि पिछले कुछ समय से जो इकोनॉमिक स्ट्रेस जो अमेरिका दे रहा है भारत को, उसकी वजह से जो जनता में स्ट्रेस क्रिएट हुआ था, वो एक बार रिलीज हो चुका है। नया स्ट्रेस बनने में टाइम लगेगा, तो कुछ समय भाजपा के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि अभी विपक्ष एकजुट हो रहा था। बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद में ना तमाम पार्टियों ने यह सोच लिया था कि हमको एक होकर लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर हम बीजेपी से पार पाएंगे। लेकिन अब देखिए, दो पॉइंट। एक तो कॉकरोच जनता पार्टी जैसे नए प्लेयर मैदान में आने से युवा कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरफ ना जाकर के अगले इलेक्शनों में इस तरह की युवाओं पर केंद्रित और युवाओं को लीड करती हुई पार्टियों की तरफ जाएगा, तो अल्टीमेट विपक्ष का वोट बंटेगा। दूसरा, बिहार के बांकीपुर से आया हुआ चुनाव परिणाम भी इसी एंगल को इंडिकेट कर रहा है कि प्रशांत किशोर जैसे लोग भी एक अलग धारा, अलग एजुकेशन, युवा पीढ़ी, रोजगार, शिक्षा, इसको लेकर के चलते हैं, तो युवा उधर भी शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसे में 2029 से अगले चुनावों के अंदर जो भाजपा के विरोध में जाने वाला वोट है, वो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ एकमुश्त होकर जाता तो भाजपा के लिए संकट खड़ा हो जाता। अब वो वोट बंटेगा। किन्हीं किन्हीं इलाकों में प्रशांत किशोर जैसे प्लेयर होंगे, तो कहीं सीजेपी के इस आंदोलन के बहाने दूसरे नए युवा, क्योंकि मुझे अभिजीत दिप्की में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फर्टाइलनेस या बहुत मैच्योरिटी दिखती नहीं है कि वो जनता को लीड कर सके, और इस आंदोलन में भी अभिजीत दिप्की की वजह से मुझे आंदोलन बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ नहीं दिखता है। जनता में एक गुस्सा था, एक स्ट्रेस था, और वो रिलीज हुआ है। इससे ज्यादा इस आंदोलन में बहुत ज्यादा कोई मैं सीजेपी की व्यक्तिगत सफलता न मान करके जनता के एक स्ट्रेस को एक रिलीज का वे मिला, तो उस वे पर रिलीज हो गया। छठी जो सीख है वो ये है कि अब भी आंदोलनों से जनता का असल मुद्दा गायब है। ये सीजेपी के इस प्रोटेस्ट से आउटकम निकल करके आता है। आंदोलन सिर्फ राजनीति का संभावित प्लेग्राउंड है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए एक बात को समझिए। जब सीजेपी के नेता जेपी नड्डा के साथ बार बार बैठकें करते रहे, अपनी मांगों को आगे रखते हैं या फिर अपने भाषणों से जो आह्वान करते हैं, उसमें क्या कहा जाता है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एजुकेशन सिस्टम में सुधार होता है? मैं ये नहीं कहता हूं कि उनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ में ऐसी मांगे होनी चाहिए थी जो एजुकेशन सिस्टम में सुधार से जुड़ी हुई हो सकता है सीजेपी के नेता स्टूडेंट्स और एजुकेशनिस्ट के साथ में बैठ करके ऐसी 15 मांगों की लिस्टिंग तैयार करते, जिससे आने वाले समय की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होता। हो सकता था उस 15 में से 7, 8, 10 मांगों पर सहमति बनती, किसी पर आश्वासन मिलता, सारी मांगों पर सहमति नहीं बनती। पहली मांग होती है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। दूसरी मांग होती है 20 तारीख को जिन्होंने भी संसद मार्च में हिंसा की, उनके खिलाफ सारे FIR वापस लिए जाए। ये मांगे रखी जाती हैं। और 1-1 करोड़ का जो मृतक है उनको मुआवजा दिया जाए। चलो, मृतकों को मुआवजा एक संवेदनशील फैसला हो सकता है, लेकिन इन तीनों फैसलों में भविष्य में एजुकेशन सिस्टम का सुधार कहां है? और इन सबको देख करके एक चीज बहुत समझ में आती है कि ये एक पॉलिटिक्स का प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड क्यों है? जो मैंने आपको पहले बताया, 30 करोड़ वोटर इन सबकी नजर में है।
एक तबका चाहता है कि इस 30 करोड़ लोग ये बीजेपी की तरफ नहीं जाने चाहिए, दूसरा तबका चाहता है कि ये हमारे साथ में आने चाहिए, सत्ताधारी दल चाहते हैं कि ये इनमें से कुछ तो हम भी लेने में कामयाब रह जाएं। इसीलिए वो भी सहमत न होते हुए भी उन मांगों पर सहमत हो जाता है और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों का इस्तीफा करवा दिया जाता है। और एक सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जो सीख है वो पत्रकारिता से जुड़ी हुई ही है, वो ये कि वास्तव में पत्रकारिता सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, और ये मैंने ट्वीट भी किया था कितनी तारीख को, 27 जुलाई को 2026 को। आप में से जो लोग मुझसे ट्विटर पर नहीं जुड़े हुए हैं वो जाकर के ट्विटर पर मुझसे जरूर जुड़िएगा, HINGLAJDAN95 हिंगलाजदान 95 ये मेरा यूजर नेम है ट्विटर पर, वहां जाकर के जरूर जुड़िएगा। पत्रकारिता बुरे दौर में इसलिए गुजर रही है, उसकी मैं दो बातें कहूंगा। पहला, जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में किसी भी जर्नलिस्ट ने जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ पत्रकारिता वहां जाकर नहीं की। केवल भीड़ ने जो बोला वो अपने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया। भीड़ ने अगर गाली दी तो वो दिखाया। भीड़ ने अगर किसी प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की मां को गाली दी तो वो दिखाया गया। किसी ने भी तथ्यात्मक रूप से भीड़ के अनर्गल बयानों को काउंटर नहीं किया कि आपका यह तथ्य ठीक नहीं है। उन्होंने और ज्यादा जब वायरल हुए तो और ज्यादा वायरलिटी पर फोकस किया। दूसरा, मैंने ये ट्विटर में लिखा था कि पत्रकारिता बुरे दौर में तो है, लेकिन कैसे है यह समझना होगा। पत्रकारिता सिर्फ टीआरपी की गोदी है। 2013 से 2019 में मोदी सपोर्ट में भीड़ थी। जब प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में 5-7 साल का कार्यकाल था, तब तक देश की ज्यादातर भीड़ मोदी सपोर्ट में थी। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई बोलता था ना, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आक्रामक अंदाज में उस पर टूट पड़ते थे, यानी कि भीड़ उनके पक्ष में थी। तो क्या था, टीवी चैनल जो थे वो टीआरपी के लिए, उनको पता था मोदी फेवर में शो चलेंगे तभी तो टीआरपी आएगी, तो वो मोदी फेवर में चलते थे। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने टीआरपी में टॉप किया। 2020 के बाद में दौर बदला, 2020 के बाद में डिजिटल का दौर आया। तो इस दौर में धीरे धीरे जो ये नई 30 करोड़ की जनरेशन बनी है, इसके अलावा पुराने जो देश के जो 50% लोग तो तब भी बीजेपी के अगेंस्ट ही थे, तो ये सब मिलकर के एक बल्क हो गया। जरूरी नहीं कि आज अगर बीजेपी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ ज्यादा लोग बोल रहे हैं तो वाकई में जो कोर बीजेपी का वोटर था वो भी नाराज है। हो सकता है वो अब उतना वोकल नहीं है, वो साइलेंट हो गया है। बोलते 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 भी वोटर थकता है, समर्थक थकता है, तो एक समय के बाद में वो खामोश होता है। तो ये जो पुराने विरोधी लोग और 30 करोड़ की जो नया युवा बना है, ये सब मिलकर के जो आवाज साउंड जिनका सुनाई दे रहा है, उसकी टीआरपी लेने के लिए डिजिटल वाले सत्ता विरोध में चलते हैं। तो असल में पत्रकारिता गोदी मीडिया है, लेकिन किसकी गोद में है? या तो मार्केट की गोद में, यानी कि पैसे की गोद में है, या फिर टीआरपी की गोद में है। असल में मीडिया कभी भी सरकारों से नहीं डरती है। बहुत क्लियर कट में बात बताता हूं, जिनको सत्ता विरोध में चल करके पैसा मिल जाए या टीआरपी मिल जाए, ये दो चीजें अगर मिल जाए तो कोई भी सत्ता विरोध में चलने को तैयार हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। एक और विशेष बात में, जब 2014, 15, 16, 17, 18 तक जब भीड़ बीजेपी के फेवर में थी, नरेंद्र मोदी के फेवर में थी, तब जो एंटी मोदी तबका था, जो इंटेलेक्चुअल्स का तबका था, वो इस भीड़ का नाम देता था भीड़ तंत्र। क्या नाम देता था? भीड़ तंत्र। कहते थे भीड़ तंत्र लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, भीड़ तंत्र लोकतंत्र पे हावी हो रहा है। लेकिन आज जब भीड़ नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलती है, बीजेपी के खिलाफ बोलती है, तो ये नैरेटिव होता है कि यही तो लोकतंत्र की असल आवाज है, सत्ता पर ऐसे ही तो नियंत्रण रखा जाना चाहिए। मैं यहां ये बिल्कुल नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई नरेंद्र मोदी का सपोर्ट होना चाहिए, बीजेपी का सपोर्ट होना चाहिए। मेरा आम लोगों को यह समझाने की कोशिश है कि आपको राजनीतिक दल सिर्फ एक मार्केट, आप एक भीड़ के रूप में एक मार्केट हैं, व्यक्ति के रूप में आप एक प्रोडक्ट हैं, और पॉलिटिक्स एक बिजनेस है। आपको बिजनेस के, पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट के रूप में यूज लिया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब इस इकोसिस्टम को, लेफ्ट इकोसिस्टम को जिस वक्त इस भीड़ से दिक्कत थी, तब वो इसको भीड़ तंत्र कह के लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताता था। आज जब भीड़ उनके फेवर में है तो कह रहा है कि लोकतंत्र की आवाज अभी तो बुलंद हो रही है। आप सोचते हैं क्या? अगर ये आप स्वयं तय करते हैं तभी जाकर के आपका सोचना सार्थक होता है। अगर आपकी सोच को कोई और तय कर रहा है, किसी दौर में भीड़ को भीड़ तंत्र कहता है और आप भी मानते हैं हाँ यार भीड़ तंत्र ही तो है, आज उस भीड़ को लोकतंत्र की असली आवाज कहा जाता है और आप कहते हैं हाँ यार यही है,
लोकतंत्र की तो असली आवाज है, सरकार पर नियंत्रण तो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपकी सोच को कोई और नियंत्रण करता है, और किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक होता है कि उसका जो एक बड़ा वोट बैंक होता है, जो ग्रामीण होता है, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होता है, जो मिडिल क्लास का होता है, रूरल एरिया में रहता है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उतना जागरूक नहीं होता, उसकी सोच को कोई और नियंत्रण करता है, तो फिर वो उस देश की डेमोक्रेसी को भी नियंत्रण करता है। क्योंकि जब इलेक्शन का दौर आता है ना, तब भी आपके फैसलों को कोई और इन्फ्लुएंस करता है, कोई और नियंत्रित करता है। खैर, ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से कुछ लर्निंग, कुछ सीखने लायक चीज थी जो मुझे समझ में आई। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में ये शेयर करनी चाहिए। इस पूरे मेरे ओपिनियन को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर इस तरह की पत्रकारिता का सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह से लोगों को पॉलिटिक्स की इनसाइड और असल राजनीतिक दांवपेच को समझाया जाए, तो सब्सक्राइब करने के बाद में ज्वाइन करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।